नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लाइब्रेरी। तो आज हम देखेंगे पुस्तकालयों की भूमिका। तो पुस्तकालय का नाम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पुस्तक प्लस आलय। ये हिंदी में होता है। इसका मतलब होता है, सॉरी ये चला गया, इसको सही कर लेते हैं। अब पुस्तकालय का जो मतलब होता है वो होता है पुस्तक धन आलय। अब हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वर्ड का पहली बार जो यूज़ हुआ था वो हुआ था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, इन्होंने मध्य युग में सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द का उपयोग करा था। और ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है पुस्तकों का घर। अब डॉक्टर रंगनाथन के हिसाब से, इंडिया में डॉक्टर रंगनाथन थे, इनने बहुत मेहनत करी लाइब्रेरी के लिए। तो इनके हिसाब से देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि पुस्तक एक सार्वजनिक संस्था है जिसमें पुस्तकों की सुरक्षा, संग्रहण, पाठकों की मांग के हिसाब से उपलब्ध कराना। और पुस्तकालय का मतलब खास मतलब यह है कि सभी लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रदान करना। जो पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनको पुस्तकें मुहैया करवाना। तो ये तो हो गई एक ऊपरी मतलब परिभाषाएं और जो भी डेफिनेशन वगैरह होती है वो हो गई। अब हम देख लेते हैं इसकी भूमिका। तो भूमिका अगर हम देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे मैं जो भी टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको इसी पे मिला करेंगे। और अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत है या संपर्क करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर मेल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसकी भूमिका। इसकी पुस्तकालय की भूमिका, तो सबसे पहली भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। अब ये तो नॉर्मली हो गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या मतलब कैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम तो यही है कि यहाँ पे ज्ञान का भंडार है। आज के टाइम पे ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति जहाँ पे होगी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो टोटल मिला के ये शिक्षा के क्षेत्र में सब ज्ञान का भंडार है। यहाँ पे सारी किताबें होती है, सारे ग्रंथ होते हैं, सभी तरह से जो भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति सारी किताबें अफोर्ड नहीं कर पाता। अब वो सारी किताबें ले तो सकता नहीं है पर उसको पढ़ना तो बहुत कुछ है। तो वो क्या करता है कि वो सीधा सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पढ़ता है, वहाँ पे समझ लेता है। अब समझने के बाद में उसका काम भी हो जाता है और किताबों का काम भी हो जाता है और लाइब्रेरी का बनना भी सार्थक हो जाता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। अब व्यापार, व्यवसाय व उद्योगों के क्षेत्र में इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो जो व्यापार व्यवसाय है, इनकी जो मैक्सिमम बुक्स वगैरह होती है, इनकी एक अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइब्रेरी होती है। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस को देखें तो रियल एस्टेट से संबंधित एक लाइब्रेरी अलग होती है, जहाँ पे इनके पूरे जितने भी डिज़ाइन वगैरह और जो भी इनका पूरा प्रोसीजर होता है उससे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ होते हैं वो सब रियल एस्टेट लाइब्रेरी में होते हैं। और बहुत सारी कंपनियों की अपनी लाइब्रेरी होती है जिसमें वो अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग करते हैं, उनको पूरे रूल्स बुक वगैरह जो भी उनका रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ वहाँ पे संरक्षित रहता है। और व्यवसाय में ये भी है कि बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, मैगज़ीन वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे इनको किसी टॉपिक पे कोई सा भी टॉपिक देखना है तो ये वहाँ पे मैक्सिमम जाएंगे, वहाँ पे पूछेंगे कि साहब इससे रिलेटेड कुछ हो तो हमको उपलब्ध कराओ। तो लाइब्रेरी इनको उपलब्ध करवाती है और उसी मैटर को ये वहाँ से जानकारी निकाल के फिर उसको वापस से छाप के जो पुरानी हिस्ट्री वगैरह है, अब ये सारी चीज़ें इनको यहाँ नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें ये कंफर्म करते हैं लाइब्रेरी से, वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं, फिर छापते हैं, फिर वो किताबें हम तक वापस से आती है। और शोध तकनीकी के माध्यम से देश में योगदान, ये लाइब्रेरी का सबसे खास चीज़ है साहब कि शोध तकनीकी। अब जितना भी हमारे देश में विकास हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में देखो तो डीआरडीओ दनादन दनादन खूब सारी मिसाइलें बनाता जा रहा। और अभी हाल ही में उनने एक न्यूक्लियर मिसाइल वाला वो
शिप लॉन्च किया है इंडिया का, जो भी मिलिट्री वेसल्स है वो। तो अगर आप उसको देखें तो ये जो सारे हैं शोध होते हैं, सब कुछ होते हैं, एक इंसान कोई सा अगर रिसर्च कर रहा तो उसके मान लो 10 टेस्ट लगाए या 100 टेस्ट लगाए, तो 100 टेस्ट में क्या रिजल्ट आया ये वो याद नहीं रख सकता। इसके लिए लाइब्रेरी होती है। तो आपने जो भी टेस्ट लगाया है उसका जो भी निष्कर्ष निकला है आप वहाँ पे जाके रख देते हैं, जमा कर देते हैं। तो वो सबकी नज़र में भी होता है कि हाँ इस टेस्ट में इतना डेवलपमेंट हो चुका है। और फिर उसके बाद में उसको वो सही तरीके से यूज़ करते हैं कि हाँ आगे के शोध में काम आता है। कोई बहुत सारा, जैसे कि मान लो कि मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया या फिर मेडिकल इक्विपमेंट हो गए या फिर मशीनरी हो गई, इनमें जो भी शोध होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होती है। ये वहाँ पे अपने पूरे शोध रजिस्टर्ड करवा के चलते हैं साथ साथ में, ताकि कोई गड़बड़ी ना होना पाए। एक बार अगर एक टेस्ट में गड़बड़ी हो गई तो वो पैसा तो वेस्ट हो ही गया, इसलिए अगले टेस्ट में वही गड़बड़ी ना हो। इसलिए ये क्या करते हैं कि अपने सारे रिजल्ट जो भी कुछ है सब एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो लाइब्रेरी उसमें भी काम करती है। अब मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान, तो मनोरंजन, अब लाइब्रेरी में तो अथाह ज्ञान है तो मनोरंजन भी होगा ही सही। और मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान समय का सबसे ज़्यादा अच्छा सदुपयोग है। लोग बाग मूवी देखते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी में भाग लेते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखें तो वहाँ पे जाना, किताबें पढ़ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, करंट अपडेट रहना, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र में ही आता है। तो ये उसमें भी योगदान करता है। अब सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान, तो सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे खजुराहो या फिर आप दिल्ली में कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार से संबंधित जो भी अभिलेख होंगे वो किसी न किसी लाइब्रेरी में ही होंगे और वहीं से सारी जानकारी आएगी जब भी वो पब्लिक के सामने पब्लिश होगी। अगर लाइब्रेरी में टोटल मिला के कोई सा भी एग्जांपल ले लो, वहाँ पे ना टोटल मिला के जितनी भी धरोहर हैं, जितने भी हमारे ये यूनेस्को द्वारा हेरिटेज हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, सभी का जो भी ज्ञान है और सबके बारे में जो भी रिलेशन है और जितने भी ग्रंथ हैं ये सारे लाइब्रेरी में ही होते हैं। और वहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में और वर्तमान समय में, दोनों की जानकारी हमें लाइब्रेरी से मिल सकती है। अब इसमें हम देखें सूचना प्रसारण के क्षेत्र में, तो सूचना प्रसारण के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि सूचना आज के टाइम पे एक ऑयल है, फ्यूल है। कितनी सारी ऐप है जो हमारी खुद की सूचनाएं, जो जिसको डाटा बोलते हैं, डाटा अपना चुरा ही रही है। तो जब इतनी सारी एप्लीकेशन डाटा चुरा रही है तो कोई तो बात होगी ही सही। इसी हिसाब से अपने ज्ञान जो होता है, ज्ञान शक्ति होती है। तो शक्ति और एक हिसाब से डाटा, नया ईंधन, ये सारी चीज़ें जो भी है ये सूचना पे डिपेंड करती है। और सूचना ही अपने को लाइब्रेरी से मिलती है। अब लाइब्रेरी से हमको सूचना मिलेगी, मान लो कि अगर हम कोई सा भी महाभारत काल का कोई सा भी हम टॉपिक छेड़ देते हैं महाभारत काल का। अब साहब महाभारत काल का टॉपिक आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन नेट पे वो सामग्री आई कहाँ से? वो होगी तो किसी न किसी हार्ड कॉपी में और किसी न किसी लाइब्रेरी के अंदर सुरक्षित रखी होगी। और नेट पे बस उसी की एक कॉपी होगी जो सबके सामने होगी और उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और ज्ञान ले लेंगे। लेकिन जो इसका मेन सोर्स होता है वो तो लाइब्रेरी है, क्योंकि ये वहीं पे संरक्षित होती है। और कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जिनको अच्छे से संरक्षित किया जाता है, वो हर किसी के पहुंच में होते भी नहीं हैं। उनकी जो मूल प्रतियां हैं वहाँ पे कुछ विशेष लोग ही जा सकते हैं और बस उनका मेंटेनेंस वगैरह होता है। बाकी अगर ज़्यादा होता है तो उनको म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब उच्च जीवन स्तर के विकास में योगदान, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो उच्च जीवन स्तर का मतलब ये होता है कि हर इंसान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये लाइब्रेरी सबको पढ़ने का पूरा मौका देती है, समान अधिकार देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे विद्यालय जा भी नहीं पाते हैं, विद्यालय गए
तो उनके पास में भरने के लिए फीस नहीं होती है, तो वो क्या करें। और हर इंसान विद्यालय जा नहीं सकता, और जाएगा भी तो एक निश्चित टाइम के बाद में बाहर आ जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी में वो जाएगा तो उसको ज्ञान भी मिलेगा, उसकी बहुत ही कम फीस होती है, या तो बहुत सारे की फीस भी नहीं होती। बहुत सारी लाइब्रेरी में तो बिल्कुल फ्री जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, आ जाते हैं। इससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है, राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होते हैं। और इसका अगर हम अगला वाला देख लेते हैं, तो इसका अगला वाला देखते हैं, रोजगार के क्षेत्र में योगदान। तो लाइब्रेरी बहुत सारे लोगों को रोजगार के क्षेत्र में योगदान प्रदान करती है, क्योंकि लाइब्रेरी व्यवसाय से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का रोजगार का जो स्रोत है, बोले तो सोर्स, जो भी उनकी इनकम का सोर्स है वो तो लाइब्रेरी ही है। क्योंकि वो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में काम करते हैं, वहाँ उनको काम करने का पेमेंट मिलता है। और लाइब्रेरी से जुड़े बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो वहाँ पे किताबें अपनी पब्लिश करते हैं, अपने समाचार पब्लिश करते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या होता है, मोस्टली जो नेशनल लाइब्रेरी है हमारे इंडिया की, वहाँ पे क्या होता है कि पूरे देश में जितनी भी पत्र पत्रिकाएं जो दैनिक होती है, दैनिक मतलब जो हर दिन आती है, उनको छोड़ के जितनी भी किताबें पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी वहाँ पे सबमिट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये नियम के ये नियम के साथ में होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे लाइब्रेरी एक्ट को। लेकिन इसमें क्या है कि वहाँ पे हम जो भी चीज़ पब्लिश करी, वहाँ पे एक प्रति हम जमा कराते हैं। अब एक प्रति जमा करा दी, उससे क्या हुआ, उससे हम गए, किसी ने पढ़ा और वो पढ़ के वो जान पाया कि ये चीज़ है क्या, हमने क्या चीज़ पब्लिश की है। और उससे अगर उसमें ज़्यादा अच्छा ज्ञानवर्धक है तो वहाँ से उसको पब्लिसिटी भी मिलती है और आगे बढ़ती भी जाती है। तो ये हो गया रोजगार के क्षेत्र में। अब आगे देखें तो सामाजिक आंदोलन, और ये क्रांति है, अवसरों या क्रांति ऐसा कुछ था, ये गलती से पता नहीं क्या कर दिया। चलो, तो सामाजिक आंदोलन में योगदान। तो सामाजिक आंदोलन आप देश के या विदेश के जितने भी देखेंगे तो मैक्सिमम जितने आंदोलन हुए हैं सब कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से कनेक्टेड हुए हैं। भगत सिंह भी लाइब्रेरी जाते थे और लाइब्रेरी से ही उनका संगठन बना था। लाइब्रेरी में ही देश के लिए हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वहाँ पे जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि देश में अभी क्या चल रहा है, करंट को हम जान पाते हैं कि साहब हाल फिलहाल में वर्तमान में क्या चीज़ चल रही है। इस चीज़ को देखते हुए जितने भी आंदोलन होते हैं उनकी रूपरेखा, पुरानी जो इतनी क्रांतिकारी सॉरी पुरानी जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है उनको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ऐसे टाइम पे कैसे रिएक्ट किया था, कैसे हमको आगे के हमारी बातचीत सरकार के सामने रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी से जुड़ी है, ये वहाँ पे अच्छे से डिस्कस की जाती है। जब भी देश में कहीं पे भी इमरजेंसी या कोई सा भी एक्ट लागू होता है तो सबसे पहले है ना लाइब्रेरी को ही बंद किया जाता है। लाइब्रेरी हुई, सार्वजनिक संस्थान जितने भी हुए, इन्हीं सारे संस्थानों को बंद किया जाता है ताकि लोग जो वहाँ पे इकट्ठा ना हो सकें, अपने विचारों का आदान प्रदान ना कर सकें। तो टोटल मिला के इसमें भी इसका योगदान होता है जो पुराने आंदोलन हुए उनसे सीख लेने का। अब नैतिक शिक्षा का भंडार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मेडिकल से जुड़ी हुई रिसर्च है इसकी तो एक सेपरेट लाइब्रेरी होती है। अब सेपरेट लाइब्रेरी होने के कारण क्या होता है कि ये जो भी अपने रिसर्च हैं वहाँ पे जाके आसानी से देख लेते हैं, या जो भी कोई मेडिकल से रिलेटेड पत्र पत्रिकाएँ आती है वो इनको आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। अब नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि लाइब्रेरी बिना भेदभाव किए सभी को शिक्षा प्रदान करती है। जितने भी लोग हों वहाँ जाए, बिना भेदभाव के शिक्षा मिलेगी। किसी भी कास्ट है या किसी भी संगठन से हो वहाँ पे जाकर पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है, समझ सकता है। तो ये थी लाइब्रेरी की भूमिका। लाइब्रेरी को सिंपल भाषा में लोक विद्यालय भी कहा जाता है, ताकि क्योंकि ये है ना लोगों के बीच में आम बोलचाल की भाषा में विद्यालय का ही एक रूप होता है। यहाँ पे आसानी से लोगों को ज्ञान मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइब्रेरी की भूमिका।
अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, इसके विकास को पाने के लिए क्या लक्ष्य थे, क्या क्या बाधाएं होती है इसमें, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।